नमस्कार मित्रों, मैं अनुराधा मिश्रा आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अपराजिता की वेदना का भाग 10। चिंता क्या है, हे निर्मम बुझ जाए दीपक मेरा, हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। दुख और पीड़ा का मेरे जीवन से ऐसे जुड़ गया था कि दोनों मेरे जीवन के प्रिय मित्र बन गए थे। सृष्टि के सृजन प्रेम से होता है और कहते हैं प्रेम ही जीवन का आधार है। मैं अपनी जिंदगी में एक तरफा प्रेम का आधार ढूंढते हुए उम्र के पीछे भागती जा रही थी और वह मेरे हाथों से रेत के मानंद फिसलते जा रहा था। मैं पत्नी और माँ, दो अलग प्रेम की धारा में निस्वार्थ भाव से जी रही थी। दोनों प्रेम के भाव में अंतर हो सकता है, पर प्रेम निस्वार्थ था। मैं अपने पति को भी एक निष्ठ भाव से करती थी। माँ का स्थान तो इस धरती पर अनमोल है। ईश्वर भी माँ की वंदना करते हैं और माँ तो कुपुत्र को भी उतना ही प्रेम करती है जितना सुपुत्र को। माँ की ममता का मोल ईश्वर नहीं लगा सके तो साधारण इंसानी क्या बिसात। मेरे लिए सभी बच्चे एक समान, पर बेटियों के प्रति झुकाव मेरा कुछ ज़्यादा था। जब से कुसुम की ज़िंदगी एक नरक बनी तब से पम्मी को लेकर मेरे सोच बदल गए थे। मैं उसके सुनहरे जीवन में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। मैं चाहती थी वह योग्य बने और एक अच्छी स्वाभिमान भरी ज़िंदगी जीने लायक बन जाए। सबसे छोटी होने के नाते मेरा प्रेम कुछ ज़्यादा था उसके लिए। बिताती थी सपनों के जाल तुम्हारी वह करुणा की कोर, गई वह अंधेरों की मुस्कान में मुझे मधुमय पीड़ा में बोर। आज पम्मी बाबूजी के ऑफिस जाने के बाद वह भी दिल्ली प्रस्थान कर गई। मैं बस ईश्वर से विनती कर रही थी कि ऑफिस से जब घर आए तो मेरे प्रति व्यवहार अच्छा हो, क्योंकि इस बार दोनों पिता पुत्री आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे। दोनों के बीच में आने से बच रही थी। पम्मी विवाह से मना तो नहीं किया था, फिर भी जबरन उसकी पढ़ाई या नौकरी को बंद करा देना कहाँ तक उचित था। और यहीं से शुरू होता है विद्रोह और आक्रोश की भावना। महिला, जिसे स्त्री, नारी, वनिता, कामिनी या उसे वामा कहिए, वो आज आत्मनिर्भर और एक सशक्त है। महिला लेखिका, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, कलेक्टर, सिपाही और जब बनी पायलट तो गगन को भी चूम लिया। घर के तानाशाही आचरण से और लड़के लड़की के भेदभावपूर्ण व्यवहार से नारी और हुई विद्रोही। अति सदा ही नुकसानदायक होती है। क्या गलत क्या सही मुझे नहीं पता, पर त्याग का हश्र भी जीवन में सफल नहीं होता। तब बनती है नारी विद्रोही। संबंधों की टूट रही है कड़ी। एक तरफा निर्णय के कारण नारी हुई विद्रोही। विवाह प्रथा एक विश्वास है, अटूट बंधन सामाजिक जीवन का। ईश्वर को साक्षी मान अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद ही स्त्री पुरुष पवित्र बंधन में बन जाते हैं। पति पत्नी से परिवार का निर्माण होता है। दोनों सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक संबल हैं। स्त्री पुरुष को सिर्फ पार्वती सा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तभी बच्चों को हम अच्छा निर्माण कर सकते हैं। जहाँ समभाव प्रेम भरे रिश्ते होंगे वहाँ नारी कैसे विद्रोही हो सकती है। पर मेरी जिंदगी आज फिर दोराहे पे आकर फिर खड़ी है। मेरे अपने जीवन की जिम्मेदारियां भी अब कम हो गई हैं। मैं अब एक मजबूत नारी की तरह संघर्ष के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है। इस बार पम्मी हाँ बाबूजी के नाम पर एक पत्र छोड़ जाती है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। ये ऑफिस से आते हैं। मैं रोज की तरह उनके सामने कपड़े, जूते, बैग वगैरह यथास्थान रखती हूँ। उसके बाद चाय लेकर आती हूँ और वहीं सोफे पर बैठ जाती हूँ। इन्होंने पूछा पम्मी कहाँ है। वह शाम की ट्रेन से दिल्ली चली गई जी। उसके साथ क्यों नहीं चली गई तुम सबसे बड़ी उसकी हितैषी हो और मैं तो उसका दुश्मन ठहरा। ऐसे तो किसी ने आपको नहीं कहा है। फिर तो मेरी बात को ना मानना यह सब मेरे प्रति क्या भाव दर्शाता है। वह तो आपकी बात उठाई नहीं, विवाह के लिए तैयार ही थी, पर जब तक तय नहीं हो जाता तब तक पढ़ाई जारी रखने और नौकरी करने की इजाज़त ही तो मांगा था। लेकिन आप उसकी एक ना सुनी, इसीलिए विवश होकर जाने का फैसला कर लिया होगा। तुम खुश होना उसके फैसले से और मेरा अपमान देखकर। मैं क्यों खुश होने लगी जी, आप मेरे दुश्मन तो नहीं हैं और पम्मी तो हम दोनों की सबसे छोटी संतान है। प्रवचन देना बंद करो, जाओ भोजन बनाओ, खाकर सोऊंगा। आज एक हेल्दी वार्तालाप से मेरा मन पहली बार खुश था। आज घर में हम दोनों थे, इसीलिए और भी डरी हुई थी। अगर मेरी मार पिटाई हुई तो कोई बचाने वाला भी नहीं था। आज पति का बदला रूप मेरे लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला था। शायद बढ़ती उम्र के कारण मेरे लिए थोड़े नरम होते जा रहे हैं, या फिर उदय और संदीप की बातें उन्हें बदल दिया।
जो लड़के वाले पम्मी को देखकर गए थे उनका भी अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। विवाह तो करनी ही है तो दूसरे रिश्ते ढूंढने होंगे। 1 साल बीत गए, अच्छे रिश्ते नहीं मिले। मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, देरी से विवाह हो पर सब परिवार और नौकरी वाले लड़के से हो। ये बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि रिटायरमेंट के अब एक ही वर्ष बच गए थे, इसीलिए एक पिता की चिंता वाजिबी थी। आखिरकार एक परिचित परिवार का सुयोग्य लड़का का पता लगता है और इन्होंने बिना पम्मी को बताए उससे शादी तय कर दी। मुझे भी ठीक से जानकारी नहीं थी। लड़का पम्मी से मिलने की भी इच्छा भी जाहिर नहीं की। शायद परिचित परिवार था इसीलिए ना ही विशेष लेन देन की बात हुई। लेकिन जब पम्मी को इस बात की जानकारी हुई तो उसने बिना लड़का से मिले शादी करने से इनकार कर दिया। अब महाभारत का एक नया अध्याय शुरू हो गई। मेरे समझाने पर भी उसने लड़के से मिले बिना शादी करने से साफ मना कर दिया। बाबूजी से कहो मुझे सोचने का थोड़ा वक्त दे, मैं उस लड़के से बात अवश्य करना चाहूँगी। दीदी के लिए जल्दबाजी में लिए गए निर्णय का आज खामियाजा अकेले दीदी और उसके मासूम बच्चे भुगत रहे हैं। दीदी की ज़िंदगी नरक हो गई बाबूजी के जिद्दी स्वभाव के कारण। बाबूजी उसकी स्थिति को देखते हुए भी दीदी को मानसिक और आर्थिक रूप से ना ही मदद की ना ही ढांढस बढ़ाया। बेचारी तिल तिल मर रही है। बाबूजी कितने असंवेदनशील हैं बेटियों की ज़िंदगी को लेकर। माँ अपनी ज़िंदगी में उस गलती को दोहरा नहीं सकती हूँ। मैं घर कतई नहीं आऊँगी ताकि आ जाऊँ और मेरी शादी दीदी की तरह भय दिखाकर जबरन कर दी जाए। मैं ऐसी गलती करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ना मुझे बाबूजी पर तनिक भी विश्वास है। आज तक खुद ही हर फैसले लेते रहे हैं और किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार ही नहीं दिया। मैंने अपना निर्णय सुना दिया है। मैं एक बार ज़रूर लड़के से मिलना चाहूँगी। बाबूजी से साफ साफ कह दो। पम्मी मेरी बात सुनो। तुमने बड़े आसानी से कह दिया बाबूजी को फैसला सुनाने के लिए, उसके बाद मेरा क्या होगा तुमने सोचा है? माँ मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए डर रही हूँ। माँ मैं तुम्हारे विवेक के ऊपर अपना निर्णय सौंपती हूँ। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं स्वयं भी भुक्त भोगी हूँ और कुसुम के दुख का जिम्मेवार भी मैं खुद को मानती हूँ, इसीलिए मैं इस बार पम्मी का ही साथ दूंगी। मैंने पम्मी की कही बात बता दी। गुस्से में तमतमाते हुए उन्होंने मुझे दिल्ली जाकर पम्मी को साथ लेकर आने के लिए कहा और कहा मेरी टिकट कटवा दी। इन्होंने कहा मैंने वचन दे दिया है लड़के वालों को, मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी समाज में। मैं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली चली गई। दिल्ली पम्मी के हॉस्टल पहुंची पर हॉस्टल का कमरा बाहर से लॉक था। मैंने सोचा क्लास लेने गई होगी, यहीं बैठकर थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। बहुत देर जब हो गई तो उसने फ़ोन किया तो स्विच ऑफ बताया। शायद अपने विभाग में हो, वहीं पता कर लेती हूँ। कमरे में डोर बजाती हूँ, अंदर आइए। कुछ मैडम मुझे पहचानती थी तो मुझे बैठाया, हाल समाचार पूछा। मेरे चेहरे की चिंताओं की रेखा पढ़कर एक मैडम ने पूछा, आप बहुत परेशान दिख रही हैं आंटी। हाँ, हॉस्टल के कमरे में अर्पिता नहीं दिखी इसीलिए यहाँ चली आई। मोबाइल भी ऑफ है उसका, सोचा यहीं होगी। लेकिन आंटी आज तो अर्पिता क्लास लेने भी नहीं आई। अरे तो कहाँ चली गई? हे प्रभु अब कहाँ ढूंढूं? थकान के मेरी घबराहट भी बढ़ रही थी। फिर मैं उसकी प्रिय मित्र अनामिका के पास गई, शायद उसे पता हो। पम्मी उससे अपने मन का हर हाल बताती थी। चलते चलते मन में खराब ख्याल आ रहे थे। जवान लड़की है, कहीं गलत कदम ना उठा ले। हे दयानिधान कृपा करो, पम्मी से मुझे मिला दो। वह जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, उसे सद्बुद्धि देना, एक माँ की लाज रख लो। मैंने इन्हें सूचित कर दी कि पम्मी हॉस्टल में नहीं है लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ। मारे घबराहट के बिना खाए पिए मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं अनामिका के हॉस्टल में पहुंची। उसने दरवाज़ा खोला। आंटी आपका अचानक कैसे आना हुआ? अंदर आइए, आराम से पहले बैठिए, मैं पानी और चाय बनाकर लाती हूँ। हमने उसका हाथ जोर से पकड़कर पूछा। अनामिका पम्मी अपने रूम में नहीं है और ना ही अपने विभाग में। उसका फ़ोन भी ऑफ बता रहा है। तुम्हें कुछ पता है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अनामिका ने बताया पम्मी लंदन चली गई आंटी। लंदन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के लिए अप्लाई करी थी और वहाँ से उसे ऑफ़र लेटर मिल गया था। वह घर की परेशानी मुझे ज़रूर बताया था। चिंता नहीं कीजिए आंटी, वो लंदन चली गई। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा निर्णय ले लिया। वह लंदन भी चली जाती तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैं उसे नहीं रोकती, पर मुझे सच बताकर जाती। मैं दूसरे दिन के ट्रेन से वापस घर पहुंचती हूँ। दरवाज़ा बाहर से बंद था। सोचा ये ऑफिस चले गए होंगे, आने पर खोलेंगे। इतने में मेरी नज़र एक पर्ची पर पड़ी। मैं उसे उठाकर पढ़ती हूँ। उसमें साफ शब्दों में लिखा था, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा के लिए बंद हो गया है और मैं भी इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। माँ बेटी मिलकर मेरी इज्जत नीलाम कर दिया। अच्छा होगा तुम भी मुझसे अलग रहने का राह चुन लो। तुम्हारे सह देने का नतीजा आज सामने है। मैं तुम्हें इस अपराध के लिए कभी माफ़ नहीं कर सकता। मेरा इंतज़ार मत करना। मैं उस पत्र को हाथ में लिए निकल पड़ी थी अज्ञात जगह और जा बैठी थी ट्रेन में, और वही ट्रेन को लेकर मुझे काशी नगरी पहुंची थी। उसी अनुभव से ही मैं कहानी की शुरुआत की है।
जिसे आप सभी ने पढ़ी होगी। उस पड़ाव ने मुझे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद उनकी कृपा ऐसी बरसी कि मुझे 17 वर्षों तक सभी ज्योतिर्लिंग के आध्यात्मिक यात्रा का सुख मिला और अंत में बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के पश्चात वर्तमान में बेटा संदीप के पास मोह माया फिर खिंच लाई। मैं अपराजिता अभी तक अपने जीवन की यात्रा के अतीत से परिचित कराया। अब मेरे वर्तमान से जुड़े मन की यात्रा में हमारे साथ चलिए। उम्र 75 की हो गई है, पता नहीं कब ये लीला समाप्त हो जाए। सिखा दो ना हे माधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान, कुसुम के चूने कोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान। अगले भाग में मिलती हूँ।